नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 11 के फर्स्ट सेमेस्टर का कविता का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज के जानने के पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में एमसीक्यू के रूप में देखने को मिल जाएंगे। कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज लंदन शहर में है। मैं आप लोगों को इस ब्रिज की तस्वीरें को दिखा देता हूँ। इसकी तस्वीर कुछ इस तरह की है, कुछ इस तरह का। ये लंदन ब्रिज है। इसको और अच्छे से देखिए रहा, ये लंदन ब्रिज है। और ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये नदी, इस नदी को थेम्स नदी कहा गया है। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में इस चैप्टर से संबंधित बात करते हैं। जो एक नंबर हमारा महत्वपूर्ण बात है, वो एक नंबर बात है कि विलियम वर्ड्सवर्थ एक रोमांटिक पोएट थे। अब रोमांटिक पोएट से कहने का क्या तात्पर्य है? रोमांटिक पोएट से कहने का तात्पर्य है वो नेचर के प्रकृति, उनका जो प्रेम है, जो उनका स्नेह, वो बहुत अधिक था। वो नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव करते थे। इसी कारण से एक दिन क्या होता है, वो अपनी बहन, उसकी बहन का जो नाम है, वो नाम था डॉर्थी। ठीक है, उनकी जो बहन थी डॉर्थी, डॉर्थी वर्ड्सवर्थ के साथ विलियम वर्ड्सवर्थ लंदन शहर से फ्रांस जा रहे थे। और फ्रांस जाते समय, ये लगभग सुबह के 4 बजे भोर की बात है, फ्रांस जाते समय लगभग 4 बजे ये लंदन ब्रिज पर पहुंचे। जब वो इस ब्रिज पर पहुंचे, तब उन्होंने अचानक से उस ब्रिज से खड़ा होकर लंदन शहर की खूबसूरती को देखा, और वो उस खूबसूरती से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने वहां पर खड़े खड़े इस कविता को लिख डाला। ये कविता सितंबर 1802 में लिखी गई, या फिर इसको कंपोज की गई। अब इस कविता से संबंधित कुछ बातों को जानना अनिवार्य है। देखिए, ये कविता एक सोनेट की कविता है। सोनेट, सोनेट क्या होती है? सोनेट एक 14 लाइन की कविता होती है। हमारा जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज है, ये भी 14 लाइन की एक कविता है। इसमें इस सोनेट को 2 भागों में बांटिए। जो 8 लाइन की कविता होती है, उसे हम ऑक्टेव कहते हैं, और जो 6 लाइन की कविता होती है, उसे हम लोग सेस्टेट कहते हैं। याद रहेगा, 8 लाइन की कविता को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं, और 6 लाइन की कविता को हम लोग क्या कहते हैं? सेस्टेट कहते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो आपका कविता है वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये ऑड है या सोनेट है? तो ये सोनेट है। सोनेट कितने लाइन की पोयम होती है? तो 14 लाइन की पोयम होती है। तो जो 8 लाइन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसे ऑक्टेव कहते हैं। जो 6 लाइन है उसे क्या कहते हैं? उसे सेस्टेट कहते हैं। और कविता में 6 लाइन पहले आ सकता है, 8 लाइन उसके बाद आ सकता है, या 8 लाइन पहले आ सकता है, 6 लाइन बाद में आ सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। अब इस कविता के बारे में जानने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है? ये सोनेट तो है, सोनेट भी बहुत प्रकार के होते हैं। मैं आपको यहाँ पे 2 प्रकार का सोनेट बताता हूँ, वो देखिए। देखिए, एक सोनेट होता है शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर सोनेट किसको बोलते हैं? शेक्सपियर जिन जिन कविताओं को लिखे हैं, उन्हें हम लोग शेक्सपियर सोनेट कहते हैं। और जो दूसरी है, उसे हम लोग कहते हैं पेट्रार्चन सोनेट। पेट्रार्चन सोनेट, पेट्रार्चन सोनेट, पेट्रार्चन सोनेट में वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो कविता है, उसे लिखा गया है।
पेट्रार्चन सोनेट एक फ्रांस के कवि है जिनका जो टाइटल है वो पेट्रार्क है। उन्हीं के नाम से इस सोनेट का नाम दिया गया, जिसको हम लोग पेट्रार्चन सोनेट भी कहते हैं। ये जो कविता है, इसके जो पहला हिस्सा है, जो पहला भाग है, जो 8 लाइन की है, ठीक है। इस 8 लाइन के कविता में ये बताया गया है कि जो लंदन शहर है वो सुबह में कितना ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, ठीक है। और इस कविता से हम लोग देखेंगे कि कैसे विलियम वर्ड्सवर्थ प्राकृतिक से इतना प्रेम करते हैं, कितना उनके जीवन पर प्राकृतिक का प्रभाव है। इन सभी चीज़ों को हम लोग कविता में देखने वाले हैं। तो आइए अब कविता की ओर बढ़ते हैं। तो आइए अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। तो इस चैप्टर का पहला लाइन क्या लिखा हुआ है? अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। देखिए, पहले हम सब वर्ड का मीनिंग जानेंगे, फिर कौन सा वर्ड कहाँ पे लगा है, क्यों लगा है, उसके बाद उसका अर्थ जानेंगे। देखिए, अर्थ मतलब पृथ्वी, शो मतलब दिखाना, और फेयर, फेयर का 3 मीनिंग होता है। एक फेयर का मतलब गोरा या सुंदर होना होता है। दूसरा जो फेयर होता है उसका मतलब मेला होता है, ये नाउन होता है। और एक फेयर, इसका मतलब होता है निष्पक्ष होना। निष्पक्ष मतलब किसी भी पक्ष में नहीं रहना। एकदम हम लोग बोलते हैं ना कि आज भाई वो जो रेफरी था वो फेयर था। फेयर था मतलब किसी भी पक्ष का नहीं था, ना इस पार्टी का था ना उस पार्टी का था, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे तीनों में से कौन सा अर्थ जा रहा है? यहाँ पे से तीनों में से जो अर्थ जा रहा है वो फेयर का, वो है ये वाला, सुंदर या फिर गोरा। क्लियर है? तो अर्थ हैज़ यानी पास में होना। अब देखिए, हैज़ और हैव के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हैज़ या हैव, हैव दो तरह से यूज़ होता है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है तो हमेशा इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। जैसे आई हैव डन दिस वर्क, मैं यह काम कर चुका हूँ। तो देखिए, हैव और हैव के बाद डन लगा है, डू का थर्ड फॉर्म। लेकिन एक जगह पे हैज़ हैव मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। मतलब इसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं देखने मिलेगा, ये खुद में ही मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो आई हैव अ कार, देखिए हैव के बाद आपको अ कार आ रहा है, कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आ नहीं रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हैव क्या है? हैव यहाँ पे मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही सेम यहाँ पे जो हैज़ काम कर रहा है वो मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। और ये पहला लाइन ये कह रहा है कि अर्थ हैज़ नॉट एनीथिंग, अर्थ के अर्थ यानी पृथ्वी के पास कुछ भी नहीं है, टू शो दिखाने के लिए, मोर फेयर ज़्यादा सुंदर। बोल रहा है यहाँ पे जो मोर वर्ड लगाया गया है ना, ये मोर वर्ड, ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगता है। कौन सा डिग्री के लिए लगता है? कंपैरेटिव डिग्री के लिए। अर्थात यहाँ पे संपूर्ण पृथ्वी की जितनी भी चीज़ें हैं उसका तुलना लंदन शहर से किया गया। कौन से शहर से? लंदन शहर से किया गया। बोल रहा है कि लंदन शहर की जो खूबसूरती है, ठीक है, लंदन शहर की खूबसूरती यही एक खूबसूरती है जो दुनिया में सभी खूबसूरती से क्या है? सबसे अधिक है। बोल रहा अर्थ के पास, पृथ्वी के पास इस शहर से बढ़िया, इस शहर से सुंदर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब दूसरा लाइन देखते हैं। देखिए दूसरा लाइन क्या लिखा है? डल वुड ही बी ऑफ सोल हु कुड पास बाय। डल का मतलब होता है उदास या फिर सैड, ठीक है। सोल का मतलब तो आप लोग को पता ही है, आत्मा। पास बाई का मतलब होता है गुजर जाना या गुजरना, दोनों ही कह सकते हैं, पास बाई होना, ठीक है। तो बोल रहा है डल यानी कोई उदास आत्मा ही होगा, ठीक है, या कोई उदास व्यक्ति ही होगा, ठीक है। हु कुड पास बाई,
जो गुजर जाएगा। गुजर जाएगा मतलब, गुजर जाएगा मतलब मर जाएगा नहीं, गुजर जाएगा का मतलब ये लंदन शहर है का, ये मान लीजिए ब्रिज है और इस ब्रिज पर कोई एक आदमी खड़ा है जिसको हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ बोल सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं लिखा है इसको, ठीक है। तो ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ है ये बोल रहे हैं कि कोई एक उदास आदमी ही होगा जो इस लंदन शहर की सिटी खूबसूरती को देखे बिना गुजर जाए। क्लियर हुआ? वो बोल रहा है, इस दो लाइन का अर्थ को अगर हम लोग समझना चाहें तो क्या बोल रहा है? बोल रहा है पृथ्वी के पास लंदन शहर से ज़्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए। दूसरा लाइन में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कोई उदास, कोई डल व्यक्ति, कोई एकदम, बोलते हैं ना जिसको कि मान लीजिए उसके घर में कोई परेशानी होगा, कोई समस्या होगा, तो वैसा ही कोई समस्या होगा जिसके वजह से वो उदास होगा और उस खूबसूरती को देखे बिना चल जाएगा। नहीं तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अगर उस ब्रिज से होकर गुजरे और इस लंदन शहर की खूबसूरती की क्या तारीफ नहीं करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्लियर है? अब अगला लाइन बढ़ते हैं। अगला लाइन लिखा है, अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। साइट का मतलब होता है दृश्य। साइट का मतलब होता है दृश्य। टच का मतलब क्या होता है? छूना। और मैजेस्टी मतलब क्या होता है? आभा। ठीक है। बोल रहा है ये जो साइट है, देखिए ये साइट नाउन है, ठीक है। दृश्य, दृश्य को हम लोग देख सकते हैं। नाउन का परिभाषा तो आप लोग को पता होगा कि जो भी चीज़ को हम लोग देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सभी चीज़ नाउन है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं फ़ोन से पढ़ा रहा हूँ, वो आप फ़ोन लेके बैठे हैं वो नाउन है। आप जहाँ बैठे हैं, जिस चेयर पे बैठे होंगे, जिस बेड पे बैठे होंगे, वो नाउन है। जिस चीज़ को हम देख पा रहे हैं, जिस चीज़ को हम लोग छू पा रहे हैं, जिस चीज़ को हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, वो सभी चीज़ क्या है? नाउन है। दृश्य, कोई जो लंदन शहर का जो दृश्य हो रहा है उसको तो आप लोग देख सकते हैं, तो वो नाउन हुआ। इसलिए साइट के पहले आर्टिकल ए लगाया है। अब बोलिएगा कि ए ही क्यों लगाया, एन भी तो लगा सकते थे। तो देखिए साइट में एस वर्ड है, एस। तो एस मेरा क्या होता है? एस मेरा कॉन्सोनेंट होता है, वॉवेल तो होता नहीं है। वॉवेल होता तो हम लोग एन लगाते, इसलिए ए लगाए। आगे बढ़ते हैं। अ साइट सो टचिंग इन इट्स मैजेस्टी। बोल रहा है ये जो दृश्य है ना, ये जो लंदन शहर की खूबसूरती, ये बिल्कुल जो इसकी आभा है वो लोगों के हृदय को छू ले रही है। लोगों को क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है अपनी ओर। इतना सुंदर जो दृश्य है। अब आप खुद ही कल्पना करिए ना, 4 बजे भोर को जब वहाँ पे लंदन शहर के सभी लोग अपने अपने घर में सोए हैं, ठीक है, तो उस समय जब कोई एक व्यक्ति लंदन ब्रिज से खड़ा होकर पूरे लंदन शहर को देख रहा है, तो उसकी खूबसूरती कितनी सुंदर लग रही होगी, कितना लोगों को वो लुभा रहा होगा, आकर्षण अपनी ओर खींच रहा होगा। इसकी कल्पना हम लोग कर सकते हैं। आइए अब अगली लाइन देखते हैं। दिस सिटी, देखिए सिटी के पहले एक प्रोनाउन लगाया दिस। जब भी इस तरह का जैसे दिस दैट ये प्रोनाउन आता है तो आपको समझ जाना ये किसी न किसी चीज़ को बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, इंगित कर रहा है। तो दिस सिटी, कौन सा सिटी? यहाँ पे लंदन सिटी की बात हो रही है कि ये जो सिटी है लंदन सिटी। बोल रहा है दिस सिटी, नाउ, नाउ मतलब अब, डॉथ, इस वर्ड को समझिए, डॉथ। पहले के टाइम पे पोएट में पोएट्री जो लोग लिखते थे, ठीक है, उसमें ये लोग डू को डॉथ लिखते थे। अभी इस तरह का प्रचलन नहीं है, खत्म हो गया। तो ये बहुत पहले लिखी कविता थी, इसलिए इस डॉथ को क्या लिखा गया? डू के जगह पे डॉथ को लिखा गया, ठीक है। तो द सिटी नाउ डॉट लाइक अ गारमेंट। गारमेंट का मतलब ड्रेस, ठीक है। वियर का मतलब पहनना। तो बोल रहा है ये जो सिटी है ना लंदन सिटी, मानो इसने कपड़ा पहन लिया हो। किस, कौन सा कपड़ा? किस चीज़ का कपड़ा? खूबसूरती का कपड़ा। जो खूबसूरती का जो कपड़ा है वो पहन लिया है। तो आप लोग अब बोलिएगा, आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि क्या लंदन शहर इंसान है कि वो कपड़ा पहन सकता है? तो आप लोग के माइंड में आ रहा होगा इस प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे इस लाइन में द सिटी नाउ डॉट लाइक अ गारमेंट वियर, यहाँ पे कवि ने मानवीकरण किया है। मानवीकरण से क्या तात्पर्य है? देखिए, देखिए मानवीकरण
करण। मानवीकरण में वर्ड है मानव, और इसी को तोड़ेंगे तो एक और वर्ड बनेगा अनुकरण। तो मानव का मतलब होता है इंसान, और अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करना किसी चीज़ का। तो जब हम लोग इसमें लाइन मानवीकरण का क्या अर्थ हुआ कि जब किसी भी निर्जीव चीज़ का हम लोग मानवीकरण करते हैं, मानव का रूप दे देते हैं। जैसे अगर हम लोग का ये था कि दिवासन का समय, ठीक है, बादल धीरे धीरे किधर उतर रही है, नीचे उतर रही है, तो बादल को हम लोगों ने क्या किया, बादल चल सकती है क्या, नहीं, लेकिन उसको हम लोग नीचे उतार रहे, उसका मानव का तरह रूप दे रहे। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या, लंदन शहर को मानव का रूप दिए कि भाई वो लंदन शहर कपड़ा पहन रहा है। तो इसी मानवीकरण को हम लोग इंग्लिश में पर्सनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्सनिफिकेशन। मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश लिख दे रहा हूँ। पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। ये आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि द सिटी नाउ डॉट लाइक अ गारमेंट, ठीक है, यहाँ पे किस प्रकार का फ्रेज को यूज किया गया है या फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया गया है, ठीक है। और वहाँ पे 4 ऑप्शन दे देगा, मेटाफोर दे देगा, सिमिली दे देगा, पर्सनिफिकेशन दे देगा। तो आपको पर्सनिफिकेशन पे टिक करना होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लाइन की ओर बढ़ते हैं। द ब्यूटी, सुंदरता, किसका सुंदरता, ऑफ द मॉर्निंग। जो लंदन शहर है उसके बारे में बात हो रहा है कि लंदन शहर के सुबह की खूबसूरती कैसी है, साइलेंट है। साइलेंट मतलब शांत, काम, ठीक है। बेयर है, बेयर मतलब नग्न है, ठीक है, यानी इसको और एक नाम बोल सकते हैं नेकेड, ठीक है। तो बोल रहा है कि जो सुंदरता है लंदन शहर के सुबह की, ठीक है, वो एकदम साइलेंट और बेयर है, ठीक है, यानी एकदम शांत है। क्योंकि सब कोई सोया हुआ है तो शांति होगा। और बेयर है, बेयर है मतलब सब कुछ खुला खुला है, मतलब किसी भी तरह का भीड़ भड़ाका नहीं है, सब कुछ खुली तरीके से दिख रही है, सब साफ है, इसलिए बेयर वर्ड को यूज किया गया है। नेक्स्ट लाइन क्या है, शिप्स। शिप्स यानी जहाजे, टावर्स। वो जो लंदन शहर में जो टावर है ना, कौन सा टावर है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये जो टावर देख रहे हैं आप लोग, ये वाला जो टावर देख रहे हैं, इस टावर की बात है ये। और याद रखना क्वेश्चन में ये गिरा देता है, ये टावर कब बनी थी, तो ये टावर 11th सेंचुरी में बनी थी। कब बनी थी, 11th सेंचुरी में बनी थी, ठीक है। इसके बाद देखिए, शिप्स हो गया, उसके बाद टावर हो गया, और टावर मैंने आपको बता दिया टावर 11th सेंचुरी में बना है। और डोम्स, डोम्स का मतलब होता है चर्च, ठीक है। चर्च में भी कौन सा चर्च, सेंट पॉल कैथेड्रल, याद रखिएगा इस चर्च की बात हुई है, सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च, ठीक है। थिएटर, अब आप लोग थिएटर उस सिनेमा वाला थिएटर को मत समझिए, ये जो थिएटर है, ये जो रंगशाला, जो रंग नाटक हम लोग करते हैं, नाटक किया जाता है, उसको थिएटर बोलते हैं। एंड टेम्पल्स, टेम्पल्स मतलब सबको पता है मंदिर, ठीक है। तो बोल रहा है ये सब कुछ, जितना भी नाम आपको देखे, जहाज, ये सब कुछ उस जगह पे खड़े होकर, उस ब्रिज के पास से खड़े होकर सुबह सुबह जो हमारा कवि है विलियम वर्ड्सवर्थ देख रहा है, उसकी खूबसूरती को देख रहा है, किस प्रकार से ये सभी चीज़ें लंदन शहर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही है, ये बात इस लाइन में कही गई है। अब अगली लाइन की ओर बढ़ते हैं। अगला लाइन क्या है, ओपन अनटू। देखिए, जब भी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आपको देखने को मिलता है तो इसको हम लोग फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, ठीक है। बोल रहा ओपन अनटू द फील्ड्स एंड टू द स्काई ऑल ब्राइट, ब्राइट मतलब चमकना, ग्लिटरिंग मतलब भी चमकना, इन द स्मोकलेस एयर। देखिए इसमें एक वर्ड है, स्मोक एक वर्ड है और लेस एक वर्ड है। स्मोक का मतलब क्या होता है, धुआं,
और लेस का मतलब क्या होता है, कम। तो ये मेरा नेगेटिव वर्ड है और ये मेरा पॉजिटिव वर्ड है। तो स्मोकलेस एयर का मतलब क्या हुआ, धुआंहीन एयर मतलब हवा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पोल्यूशन फ्री हवा। कैसा, अब सुबह 4 बजे भोर को, जैसे हम लोग दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, सुबह जब रहेगा 4 बजे भोर को, सब सोया रहता है, तो दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है। जो हवा की शुद्धि होती है, हवा में जो ताजगी होती है वो ज़्यादा होती है। बिल्कुल वैसे ही बोला जा रहा है कभी कि लंदन शहर में किस प्रकार से एकदम खूबसूरती है, और साथ ही साथ जो वहाँ की हवा है उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, स्मोक लेस है। देखिए ये वर्ड अपने कोई नया वर्ड नहीं है, ये बना हुआ वर्ड है। इसमें देखिए स्मोक का मतलब तो आपको पता ही है, धुआं, लेस मतलब हीन, धुआंहीन, एयर मतलब हवा। तो बोल रहा है कि बिल्कुल खुले आसमान में, ओपन अनटू द फील्ड्स, यानी खुले आसमान में, ठीक है, एकदम मानो एकदम सब कुछ चमक रहा हो, ठीक है, ग्लिटरिंग कर रहा हो, और इन द स्मोकलेस एयर मतलब बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री हवा में। अब इस 8 लाइन का अर्थ क्या है, इस 8 लाइन में जो मेरा कवि है वो ये बता रहा है कि जो पृथ्वी है उसके पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए सुंदर लंदन शहर से। कोई एकदम बोलते हैं ना, उदास व्यक्ति ही होगा जो इस खूबसूरती को बिना तारीफ किए चल जाए। इसकी जो खूबसूरती है वो हमारे, उसकी जो आभा है वो हमारे दिलों को क्या कर रही है, छू रही है, हमें आकर्षित कर रही है। मानो इस लंदन शहर ने खूबसूरती का क्या ओढ़ लिया है, कपड़ा ओढ़ लिया है, कपड़ा पहन लिया है। इसकी जो खूबसूरती है सुबह की वो कैसी है, साइलेंट और वेयर है, ठीक है। शिप्स, टावर, डोम्स लाई, मानो सब खुले आसमान में बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री हवा की, पॉल्यूशन फ्री जो हवा है इसमें क्या हो रहे हैं, ब्राइट और ग्लिटरिंग हो रहे हैं, चमक रहे हैं। ये बात क्लियर है। यही सब जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ यहीं से आपका एमसीक्यू भी बन जाएगा। वो बोल देगा कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो पास बाई, बिना तारीफ किए पास बाई हो जाए, गुजर जाए। तो डल, याद रहना चाहिए आपको ये सभी चीज़ें। जो सिटी है उसने क्या पहना था, उसने गारमेंट पहना था, कपड़ा पहना हुआ था, ठीक है। एक और एमसीक्यू बन जाएगा कि जो लंदन शहर है उसकी खूबसूरती की बात कब हो रही है, तो उसकी जो ब्यूटी है वो कहाँ कब थी, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग, सुबह की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बोल देगा कि जो डोम्स है, जो चर्च की बात हुई है, उस चर्च का नाम क्या है, आपको पता है उस चर्च का नाम मैंने लिखा दिया है, सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च। अब ये 6 लाइन को हम लोग पढ़ेंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो 8 लाइन की कविता है इसको हम लोग ऑक्टेव कहते हैं, और जो 6 लाइन की कविता उसको क्या कहते हैं, सेस्टेट कहते हैं। तो 8 लाइन की कविता को तो हमने पढ़ लिया, अब 6 लाइन की जो है इसको पढ़ेंगे। जो पहला ही वर्ड है, पहला ही जो लाइन है, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। डिड सन मोर ब्यूटीफुली स्टिप इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, वैली, रॉक और हिल। इसको समझने के लिए मैं एक चित्र बनाता हूँ। देखिए ये सूरज है, और मान लीजिए ये यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है। अब समझिए ये इसका स्प्लेंडर है। स्प्लेंडर का मतलब, जो स्प्लेंडर वर्ड है इसका मतलब होता है आभा, किरण, ठीक है। आगे, इन हिज फर्स्ट स्प्लेंडर, रॉक, वैली का मतलब तो आपको पता ही होगा, रॉक मतलब भी आपको पता है, हिल का मतलब भी पता ही है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, बोल रहा है कि जो सूर्य है वो अपना जो आलोक है, जो प्रभा है, ठीक है, जो उसका आभा है, वो इस वैली, रॉक और हिल पर क्या, इसके पहले माने आज के पहले कभी भी नहीं इतनी सुंदरता से बहाया है। स्टीप का मतलब कवर कर देना, डुबा देना, मतलब जो उसकी सूर्य की जो आभा है उससे वैली, रॉक और हिल, इसको क्या कर दिया गया है, कवर कर दिया गया है, डुबा दिया गया है। क्लियर है। वो जो सूर्य है उसकी जो आभा निकल रही है, किरण जो है, वो उस रॉकी पे, वैली पे और हिल पर जब पड़ रहा है, ठीक है, तो कवि बता रहे हैं कि इतनी सुंदर लग रहा है कि आज से पहले कभी इतना सुंदर नहीं देखा है। नेक्स्ट लाइन क्या है, देखिए नेक्स्ट लाइन है, नेवर सा आई, नेवर फेल्ट अ काम सो डीप,
देखिए इसके लिए कुछ आपको बातें समझना पड़ेगा। देखिए चूँकि ये कविता पास्ट में लिखी गई है, ठीक है, इस वजह से देखिए यहाँ पे ये जो सौ है ये सी का सेकंड फॉर्म है, सी, सौ और सी, बिल्कुल सेम। फेल्ट, फेल्ट कोई नया वर्ड नहीं है, ये फील का ही सेकंड फॉर्म है, फील, फेल्ट, थर्ड फॉर्म भी फेल्ट होता है, ठीक है। फील मतलब महसूस करना और सी का मतलब देखना। तो बोला नेवर सॉ आई नेवर फेल्ट अ काम, काम का मतलब मैंने आपको बता दिया शांत, और डीप का मतलब भी आपको पता ही है, गहरा, ठीक है। तो बोल रहा है कि कवि बोल रहा है कि नेवर सा आई नेवर फेल्ट, बोल रहा है मैंने आज के पहले कभी नहीं देखा और ना ही कभी महसूस किया, क्या वो जो खूबसूरती थी लंदन शहर की, बोल रही है इतना शांत और इतना गहरा, इतना व्यापक, इतना गहरा प्रभाव डाल रहा है। इस सुंदरता मेरी जो दिल है उसको बिल्कुल छू ले रहा है, जो मेरा मस्तिष्क पे उस पर प्रभाव डाल रहा है। इतना सुंदर है कि मैंने आज के पहले कभी नहीं देखा ऐसी सुंदरता लंदन शहर की, या कभी मैंने महसूस नहीं किया। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, द रिवर, कौन सा रिवर का बात हो रहा है, थेम्स। अब थेम्स एक विशेष नदी है, एक विशेष रिवर है, इस वजह से थेम्स यानी जो रिवर है इसका पहले आर्टिकल क्या लगा है, दा लगा है। ऐसे ही हवा में उड़ के उसको दा को नहीं लगा दिया गया है। या थेम्स नदी की बात हो रही है, ये एक फिक्स नदी है, इस वजह से रिवर के पहले दा लगाया है। ग्लिडेट मतलब क्या होता है, ग्लिडेट का मतलब होता है प्रवाह, इस तरह से, ठीक है। एट इज ओन स्वीट, स्वीट मतलब तो पता ही है, विल, ये वर्ड जानने लायक वर्ड है। देखिए विल, विल हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। हम लोग मॉडल वर्ब में देखते हैं कि आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूँगा, लेकिन एक विल का मतलब इच्छा शक्ति भी होता है। इच्छा, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, कहाँ लिखें, यहाँ रुकिए, इसको यहाँ मिटा देते हैं, उसके बाद इसको लिख देते हैं, एक मिनट, इसको यहाँ मिटा देते हैं। ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर आप लोग नोट नहीं करिएगा तो बाद में जब एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग को अफसोस होगा। इच्छा शक्ति, इस विल का अर्थ है इच्छा शक्ति। क्लियर है। तो बोल रहा है कि जो नदी है, जो थेम्स नदी है, अपनी इच्छा के अनुसार बिल्कुल धीरे धीरे प्रवाह कर रही है, ठीक है। और ये उसकी लंदन शहर की खूबसूरती को क्या कर रहा है, और बढ़ा रहा है और इन्हेंस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, डियर गॉड, डियर गॉड, देखिए डियर गॉड के बाद एक्सक्लेमेशन साइन, ये जो साइन आप देख रहे हैं ना, ये साइन को हम लोग एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं। जब भी हम लोग किसी चीज़ को संबोधित करते हैं तो हम लोग इस एक्सक्लेमेशन साइन को यूज करते हैं। हिंदी में हम लोग एक्सक्लेमेशन साइन को क्या कहते हैं, कमेंट में आप लोग बताइएगा। द वेरी हाउसेस, अब देखिए हाउसेस यानी वो सभी घर, ठीक है। तो हाउस है, हाउसेस तो बहुत सारे हैं, तो आर्टिकल देखिए द लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ विशेष घर के, लंदन शहर के उन सभी घरों की बात हो रही है जिसमें सभी लोग क्या है, सोए हुए हैं। अस्लीप का मतलब सोना, और सीम का मतलब प्रतीत होना। तो ऐसा लग रहा है, कभी कह रहे हैं कि हे भगवान, वो सभी घर में वो सभी लोग क्या है, अभी भी सोए हुए प्रतीत हो रहे हैं। एंड ऑल दैट माइटी, माइटी का मतलब क्या होता है, माइटी का मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ माइटी का मतलब, माइटी का मतलब होता है ताकतवर। बोल रहा है कि वो सभी, माइटी हर्ट यानी ताकतवर दिल, इज है, लाइंग स्टिल अभी भी क्या, सोए हुए। तो क्या ताकतवर दिल सोता है, दिल तो नहीं सोता है। इस लाइन का मतलब है कि वो सभी मजदूर, वो सभी काम करने वाले लोग जो अपने घर के जीविका को चलाने के लिए काम में निकलते हैं, उन सभी को यहाँ पे माइटी हट का
माइटी हट कहकर संबोधित किया गया है। उन सभी के बारे में यहाँ पे रिफ़र किया गया है कि वो सभी ताकतवर लोग जो अपने घर को चलाने के लिए निकलते हैं, वो अभी भी क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, सोए हुए हैं। इज स्टिल लाइंग। क्लियर है। लाई का एक वर्ड मतलब झूठ बोलना भी होता है। इस लाई का मतलब क्या होता है, लेटा हुआ है। क्लियर है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा, और एक बार इस वीडियो को अच्छे से शुरू से अंत तक देख ले अगर जिनको नहीं समझ में आया है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट द सेकंड कमिंग को डाल दूंगा अच्छा से, तो आप लोग का वो भी क्लियर हो जाएगा। और सुबह मंगलवार को और शुक्रवार को 8 बजे से मेरी 11 क्लास की बैच चलती है। ठीक है, एक बैच हो चुका है फुल, दूसरा बैच भी लगभग फुल की ओर है। तो जिसको जल्दी से जल्दी नाम इनरोल करवाना है वो एडमिशन कर ले, एडमिशन ओपन है।